Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is valuation of a shares. So अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको ये बताना है कि आपके पास अगर पुराना बुक है, दैट इज़ पुराना एडिशन है, तो आप प्लीज़ नया वाला एडिशन डाउनलोड करके लीजिए, क्योंकि पुराने एडिशन में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के टोटल 7 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने वो कम करके सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। तो जो भी इलस्ट्रेशंस के नंबर है वो भी चेंज हो गया और 2 क्वेश्चन कम करके दिए हुए हैं। तो फिर अगर आपके पास नया एडिशन नहीं है तो वेबसाइट पे जाके आप लोग नया एडिशन डाउनलोड करके लीजिए। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर जो भी नया बुक है उसमें 11 है। मेरे पास तो पुराना एडिशन है, इसके लिए 9 दिख रहा है, लेकिन जो भी नया एडिशन है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो भी है वो बैलेंस शीट दिया हुआ है कंपनी का। उसके बाद हम लोग को फाइनली क्या करने के लिए बोला है वो हम लोग पहले देखेंगे। इधर हम लोग को बोला है फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इग्नोर द इनकम टैक्स एंड द डिविडेंड टैक्स। इन शॉर्ट हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी नेट अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स है डिवाइडेड बाय हम लोग उसका नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलता है। क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ा रफली रीड करते हैं, क्योंकि अगर पूरा रीड करेंगे तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग बाद में आराम से रीड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि इधर गुडविल का कुछ हम लोग को कैलकुलेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है। दैट इज़ गुडविल के लिए जो भी प्रॉफिट लगता है वो दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी करना है। ये जो पार्ट है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें दोनों भी कवर होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी। और हर एक एग्ज़ाम में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आता ही है। तो ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करना है वो देखेंगे। आंसर करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही हम लोग शेयर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि गुडविल ये भी एक असेट है, तो फिर वो सारे असेट में गुडविल का अमाउंट भी आना चाहिए। तो गुडविल हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट वो सब निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है वो हम लोग निकाल के लेंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, और इधर हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल रहे हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते समय जो भी प्योर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर्स है वही हम लोग को यूज़ करना है। इसके लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इधर से माइनस करेंगे। बेसिकली हम लोग को ये सारे असेट्स में से जो भी लायबिलिटीज़ और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो माइनस करना है। लेकिन अमाउंट लेते समय हम लोग डायरेक्टली अमाउंट नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग रीड करेंगे। सो इधर असेट साइड पे जो भी असेट है उसमें फर्स्ट असेट दिया हुआ है गुडविल, लेकिन हम लोग अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करते समय पुराना वाला गुडविल हम लोग नहीं ले सकते, इसके लिए इस फॉर्मेट में हम लोग ने गुडविल लिखा हुआ नहीं है, बाकी सारे असेट्स लिख के लिया। अभी बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग को 20 लाख दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, फिक्स असेट्स आर वर्थ 20% मोर दैन द बुक वैल्यू। मतलब ये जो भी इसमें फिक्स असेट्स है वो सारे 20% ज़्यादा है, मतलब उनका एप्रिसिएशन हो गया है। तो बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग 20 लाख नहीं लेंगे, 20 लाख प्लस उसका जो भी 20% है वो। एग्जाम्पल, बिल्डिंग का वैल्यू है 20 लाख प्लस 20% का एप्रिसिएशन हुआ, तो फिर ओवरऑल अमाउंट आ जाएगा 24 लाख। ओके। अभी नेक्स्ट इज़ प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज़ 22 लाख। उसका भी वैसे ही करना है क्योंकि वो भी फिक्स असेट है, लेकिन उसके साथ ही एक एडजस्टमेंट हम लोग को नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ इन 2015 एंड 16 अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख वॉज परचेज बट रॉन्गली चार्ज टू द रेवेन्यू। इसका मतलब 2 लाख का मशीनरी हम लोग ने 2015-16 में ही परचेज़ किया था, लेकिन वो रॉन्गली रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली हम लोग ने चार्ज करके दिया।
इसका मतलब बैलेंस शीट में ये 2 लाख अभी भी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, वो मिस्टेक अभी हम लोग को रेक्टिफाई करना है. सो शुड बी एडजस्टेड एंड टेकिंग द डेप्रिसिएशन 10% बाय रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड. इसमें डेप्रिसिएशन भी हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने वो यूज़ किया है. सो 2015 एंड 16, लेकिन हम लोग का ईयर तो 2017-18 है, यानी कि 2015 to 16 1 ईयर हो गया, 2016 to 17 सेकेंड ईयर हो गया और 2017 to 18 थर्ड ईयर हो गया. मतलब 3 साल तक ये असेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था. दैट इज़ 2 लाख वाला असेट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी का ये वाला वैल्यू का हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ 22 लाख प्लस 20%, मतलब इसका नॉर्मली आ जाता हम लोग का 26,40,000 प्लस ये जो भी हम लोग ने परचेस किया और रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है वो अभी हम लोग देखेंगे. 2 लाख माइनस 10%, एक साल का डेप्रिसिएशन गया, माइनस 10% दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी गया, माइनस 10% तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी गया. इसका वैल्यू आ गया 1,45,800. अभी ये वैल्यू का भी अप्रिसिएशन हुआ ही है, सो हम लोग प्लस 20% करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा इतना. सो ये हम लोग का आ गया 1,74,960. ये फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. आप लोग वीडियो पॉज करके अगेन एंड अगेन देखोगे तो आप लोग को भी ईजिली आ जाएगा. अभी नेक्स्ट इज़ फर्नीचर बोला है, तो फर्नीचर भी फिक्स असेट ही होता है. फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, दैट इज़ 10 लाख. सो 10 लाख प्लस 20% का अप्रिसिएशन, दैट इज़ 12 लाख. सो फर्नीचर आ गया 12 लाख. अभी नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट, वो अभी बहुत ध्यान से करना है. सी, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग को दिया है 16 लाख. इन्वेस्टमेंट के लिए ये देखो ये वाला एडजस्टमेंट है. सी, इधर तक तो हम लोग ने किया फिक्स असेट का 20% मोर वाला. स्टॉक एंड डेटर का हम लोग बाद में देखेंगे. अभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच कंस्टिट्यूट 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूएड एट 10% बिलो द कॉस्ट. इसका मतलब है ये जो भी इन्वेस्टमेंट है 16 लाख का, उसमें जनरली कैसा रहता है कि इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे 2 पार्ट हो सकते हैं. अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय हमेशा हम लोग को ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है. सो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है. सो 16 लाख में से जो भी 10% इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही हमारे काम की चीज़ है. सो टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी 16 लाख है उसके ऊपर हम लोग 10% निकालेंगे. सो 1,60,000 आ जाएगा. लेकिन वो क्या हुआ है कि उसका 10% बिलो हम लोग को वैल्यू करना है, मतलब उसका वैल्यू कम हो गया है, तो हम लोग इसको माइनस 10% करेंगे तो हम लोग का ट्रेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ जाएगा 1,44,000. सो इधर हम लोग 1,44,000 लेंगे. नेक्स्ट हम लोग को स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में. स्टॉक बोला है कि 12 लाख का है, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख. ये जो स्टॉक है वो बाय मिस्टेक ओवर वैल्यू हो गया 1 लाख से. ओवर वैल्यू किया है तो हम लोग उसको कम करेंगे ताकि वो प्रॉपर उसके वैल्यू पे आ जाए. सो 12 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज़ 11 लाख हम लोग लेंगे. अभी इसके ऊपर 20% ऐड नहीं करना है क्योंकि स्टॉक, इन्वेस्टमेंट ये सब जो है ना वो हमारा फिक्स असेट नहीं है. तो इधर तक ही फर्नीचर तक ही हम लोग को 20% ऐड करेंगे, आगे नहीं ऐड करेंगे. नेक्स्ट हम लोग को बोला है डेटर. डेटर हम लोग को 20 लाख दिया है, लेकिन डेटर आर टू बी रिड्यूस बाय 40,000 बोला है. इसका मतलब 20 लाख माइनस 40,000 दैट इज़ 19,60,000 का डेटर्स है और कैश बैलेंस जो दिया है वो वैसे ही दैट इज़ 4 लाख. अभी सिंपली हम लोग को ये असेट्स का टोटल लेना है. हम लोग का ये जो भी असेट्स है उसका टोटल आ गया इतना. अभी हम लोग को आगे क्या बोला है कि लायबिलिटीज़ हम लोग को माइनस करना है. सिक्योर्ड लोन एंड क्रेडिटर्स जो भी क्वेश्चन में दिया है वो वैसे कि वैसे ही आ जाएगा, दैट इज़ 10 लाख एंड 30 लाख. ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आप ध्यान से देख के कीजिए. दैट इज़ सिक्योर्ड लोन है 10 लाख और क्रेडिटर्स है 30 लाख. सो माइनस 10 लाख
एंड माइनस 30 लाख। उसके बाद हम लोग को बोला है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम लोग को माइनस करना है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ 19 लाख, सो माइनस 19 लाख। अभी सिंपली जो अमाउंट आ जाएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा फॉर इक्विटी शेयर्स। इधर हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड रेडी है। अभी नेक्स्ट पार्ट इज़ हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है फॉर द गुडविल। सो एवरेज प्रॉफिट के लिए जो भी ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट है वो हम लोग को लेना है। नॉर्मली हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, उसमें डायरेक्टली हम लोग इसका टोटल लेके आगे का प्रोसेस करते थे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस है ये जो प्रॉफिट्स है उसमें, तो वो सारे चेंजेस हम लोग करके बाद में जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। सो इधर हम लोग ने जो भी क्वेश्चन में हम लोग को ईयर वाइज प्रॉफिट दिया हुआ था वो लिख के लिया है। अभी हम लोग को एक एक एडजस्टमेंट्स इसमें करना है, तो डायरेक्टली हम लोग एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे। फर्स्ट तो है फिक्स असेट का जो भी 20% इंक्रीज़ करना है वो उसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद है स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख। अभी स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है 1 लाख से, तो प्रॉफिट बढ़ गया है कौन सी ईयर का, तो इस ईयर का, दैट इज़ 2017 एंड 18 का, क्योंकि ये सब रिसेंट ईयर का दिया हुआ है हम लोग को। सो स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, वो हम लोग को कम करना है, इसलिए हम लोग ये स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन माइनस करेंगे। सो इधर माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक, बाकी कौन से भी ईयर में नहीं आएगा, वो सिर्फ ये ईयर में, दैट इज़ करंट ईयर में आएगा। सो हम लोग माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज़ जी डेटर आर टू बी रिड्यूस बाय 40। अभी डेटर हम लोग को 40 से रिड्यूस करना है, यानी कि हम लोग को डेटर्स का भी वैल्यू इधर से माइनस करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। सो इधर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली इधर 40,000 माइनस हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो विदाउट एनी एडजस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को ये सब माइनस करना पड़ रहा है। उसके बाद ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट का हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था जो कैपिटल एम्प्लॉयड के वक्त हम लोग ने यूज़ किया है। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है उसके लिए काम आएगा, क्योंकि हम लोग ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिया था। इसका मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम लोग ने उधर नहीं लिया था। तो फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट रहता है वो भी हम लोग नहीं लेंगे। जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो हम लोग को इधर से प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। सो ध्यान से देखना, 1/4/2017 को हम लोग ने ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिया, दैट इज़ ये 10% वाला, उसमें भी 50% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग ने ये ईयर में, दैट इज़ 2016 एंड 17 में लिया था, और रेस्ट इज़ ऑन 1/4/2017 में। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यील्ड 15% रिटर्न ऑन कॉस्ट, इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। सो सी इधर क्या है, 16 लाख ये हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट है। उसमें से ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10% है, वो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गया इतना। हम लोग को अभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट से ही मतलब है। सो हम लोग ने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाला। अभी उन्होंने बोला है कि 50% ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग इसका 50% करके लेंगे, दैट इज़ 7,20,000। ये जो 50% है वो हम लोग ने कब परचेज़ किया था, 1/4/2016 को, यानी कि ये सेकेंड जो भी करंट ईयर के पहले वाला ईयर है उसमें हम लोग ने ये 50% परचेज़ किया था। तो इसके ऊपर 50% के ऊपर जो भी 15% से इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, सो 15%, तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया 1,08,000। सो ये 1,08,000 इंटरेस्ट ये इस ईयर में हम लोग ने अर्न किया था, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं कर रहे कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो फिर उसका इंटरेस्ट भी हम लोग को कंसिडर नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने वो माइनस किया। सो इधर हम लोग लिखेंगे माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। ये साल में तो कुछ सवाल नहीं आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट उधर नहीं था, इस ईयर से हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। अभी 50% इन्वेस्टमेंट हम लोग ने इधर किया,
तो ये साल जब चालू हो गया तब हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बाकी का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, सी, एंड द रेस्ट ऑन 1/4/2017, यानी कि जो भी 16 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट चला गया तो ये जो भी बाकी का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो पूरा हमारे पास करंट ईयर में था, तो इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट डायरेक्टली आएगा, दैट इज़ 2,16,000। तो 2,16,000 पूरा ही इधर से माइनस हो जाएगा। उसके बाद इधर तक तो सारे हम लोग ने एडजस्टमेंट कंप्लीट करके लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि इन द ईयर 2016 एंड 17, यानी कि ये ईयर में क्या हुआ कि फर्नीचर विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000 and this loss should be treated as a non-recurring or extraordinary item for the purpose of calculating adjusted average profit, यानी कि जो अभी हम लोग adjusted profit कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा। क्या हुआ था ये ईयर में कि 1 लाख का वैल्यू था, बुक वैल्यू फर्नीचर का, लेकिन वो हम लोग ने सोल्ड कर दिया 50,000 में, यानी कि इधर लॉस हो गया और वो लॉस हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली डाल दिया। फर्नीचर हम लोग ने बेच दिया, ये कभी कभी हो सकता है, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये जो लॉस है 50,000 वाला लॉस है वो रिकरिंग नहीं है, मतलब रिपीटेटिव नहीं है, वो कभी कभी हो सकता है। तो ये 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस ने जो भी चार्ज किया था वो सही नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गया कि प्रॉफिट डाउन हो गया, लेकिन हमेशा प्रॉफिट ऐसे डाउन नहीं होगा ना लॉस की वजह से, तो ये जो भी लॉस है हम लोग को अगेन ऐड करना होगा ये ईयर के प्रॉफिट में। तो इधर हम लोग ने लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर सिर्फ उसी ईयर में ऐड किया, बाकी किधर भी ये एडजस्टमेंट नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, सी 2015 एंड 16, यानी कि ये जो ईयर है उसमें क्या हुआ कि मशीनरी हम लोग ने परचेस किया, जो पहले भी हम लोग ने एडजस्टमेंट रीड किया था, दैट इज़ 2 लाख का मशीनरी परचेस किया बट रॉन्गली चार्ज टू द रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि 2 लाख से हम लोग का प्रॉफिट ये ईयर का कम हो गया, वो अभी हम लोग को बढ़ाना है क्योंकि असेट है ये, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख सकते, तो ये 2 लाख हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर का जो भी डेप्रिसिएशन है वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि ये असेट कंसिडर ही नहीं किया था, तो ये 2 लाख हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है 2015-16 में, और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन हर एक ईयर में से माइनस करना है। इधर हम लोग ने 2015 एंड 16 में जो भी 2 लाख का मशीनरी हम लोग ने परचेस किया था वो हम लोग ने अगेन ऐड बैक कर लिया क्योंकि वो प्रॉफिट कम हो गया था। अभी ये 2 लाख में जो भी हम लोग का डेप्रिसिएशन ये ईयर के आगे जो भी ईयर से उसमें आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आया था 20,000, सो 20,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 10% दैट इज़ 18,000। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है, इसके लिए हम लोग जो भी बैलेंस है उसके ऊपर निकाल रहे हैं। सो 10% फॉर थर्ड ईयर दैट इज़ 16,200, इतना हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को बोला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 20% इन सिमिलर बिजनेस। इसका मतलब है NRR, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं उसके समय इसका यूज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट इज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूएड एट 2 years परचेस ऑफ अ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द सिंपल एवरेज ऑफ लास्ट 4 years। सुपर प्रॉफिट, इसके लिए तो हम लोग ये बाकी का वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं और ये जो भी प्रॉफिट दिया है वो लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि इट इज़ अज्यूम दैट द प्रेफरेंस डिविडेंड हैज़ बिन पेड टिल द डेट, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का कुछ भी एडजस्टमेंट हम लोग को करने का नहीं है क्योंकि वो सारा उसका जो भी हिसाब है वो क्लियर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन द ओवरऑल इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट दैट इज़ वर्थ 20% मोर देन द बुक वैल्यू नीड नॉट टू बी कंसिडर, यानी कि ये जो भी फर्स्ट एडजस्टमेंट था उसमें हम लोग ने जो भी अप्रिसिएशन किया असेट्स का उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगा वो हम लोग को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि अप्रिसिएशन तो असेट्स का हो गया, फिर भी हम लोग यूज़ तो करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला है कि वो कंसिडर मत करो। डेप्रिसिएशन ऑन द एडिशनल वैल्यू ऑफ ओनली प्लांट एंड मशीनरी टू बी कंसिडर taking the depreciation at a 10% reducing value method while calculating the average adjusted profit।
यानी कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी का जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगा, जो भी एप्रिसिएशन वाला, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन हम लोग को कैलकुलेट करना है करंट ईयर के लिए। वो हम लोग लास्ट में करेंगे, पूरा लास्ट में करने की एडजस्टमेंट है ये। उसके बाद फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सारे एडजस्टमेंट तो हम लोग के कवर हो चुके हैं, सिंपली वो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट जो लास्ट में करना है हम लोग को। सो इधर डायरेक्टली हम लोग इसका ऐड लेस करके जो भी अमाउंट आएगा वो निकालेंगे। इधर हम लोग ने जो भी ऐड लेस है वो करके ये सब उसका टोटल निकाला है। अभी सिंपली हम लोग को क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इधर हम लोग ने टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स करने के लिए ये जो भी प्रॉफिट्स है उनका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 4 करके लिया। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा एवरेज 14,57,950। ये आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अभी हम लोग का एक फाइनल एडजस्टमेंट दैट इज़ डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट पेंडिंग है, वो अभी हम लोग करेंगे। उसके लिए इधर ध्यान से देखना है, हम लोग को क्वेश्चन में जो भी प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिया था वो 22 लाख था, उसके ऊपर 20% का एप्रिसिएशन, यानी कि वर्किंग नोट, यानी कि एप्रिसिएशन आ गया था 4,40,000 प्लस ये जो भी हम लोग ने 2 लाख वाला मशीनरी का वैल्यू निकाला था, दैट इज़ 2 लाख का मशीनरी हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो 2 लाख के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन 3 साल का गया वो सब माइनस करने के बाद हम लोग के पास वैल्यू बचा था इतना। उसके ऊपर हम लोग ने 20% का एप्रिसिएशन करवाया। सो 20% आ गया 29,160। मतलब बेसिकली ये जो वैल्यूज़ है उसमें जो भी 20% वाला एप्रिसिएशन है ना, वो हम लोग को साइड में निकाल के लेना है। सो इधर हम लोग ने वो ले लिया, इसका टोटल लेना है सिंपली 4,69,160। इसके ऊपर अभी हम लोग को 10% लेना है, दैट इज़ 46,916। ये हम लोग को डेप्रिसिएशन एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये जो एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें से हम लोग ने वो डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो हम लोग का फाइनल एवरेज प्रॉफिट जो है वो इतना आ गया। अभी हम लोग के पास एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, अभी हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है NRR डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR जो भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है दैट इज़ 20%, वो हम लोग ने लिया, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम लोग ने कैलकुलेट करके लिया था वो। सो इधर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 8,23,792। तो ये हम लोग का आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम लोग को चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो जस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया था दैट इज़ 14,11,034। सो वो माइनस जो भी नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का 8,23,792 आया था वो। सो हम लोग का सुपर प्रॉफिट आ गया इतना। अभी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सुपर प्रॉफिट जो भी हम लोग ने निकाला वो हम लोग ने लिया, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस क्वेश्चन में बोला है कि 2 ईयर्स ऑफ परचेसेस, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा इतना 11,74,484। तो फाइनली हम लोग का गुडविल रेडी है। अभी सिंपली हम लोग को अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब है जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें गुडविल जो अभी कैलकुलेट किया वो असेट है, इसके लिए वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गुडविल निकालते समय हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिर्फ लेते हैं, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग का ऐड करना बाकी था, तो अभी हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करके लेंगे। सो इन सब का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया था वो, प्लस गुडविल जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था वो, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट था 16 लाख का, उसमें से ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10% गया तो बचा
14,40,000 वो आ गया अपना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी सिंपली इसका टोटल लेना है। इधर हम लोग का टोटल आ गया 67,33,444। तो अभी लास्ट पार्ट दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसमें क्या रहता है कि अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, जो भी इक्विटी शेयर्स के हिस्से का जो भी पार्ट है, अमाउंट है, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स हम लोग का इतना आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हम लोग को दिया है। सी 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऐसे बोला है। सो 3 लाख ना, सो ये आ गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22.44। तो 22.44 रुपीज़ ये आ गया हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।